नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे भारत के राष्ट्रपति संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण डिस्कशन। और ये हमारा डिस्कशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि फ़िलहाल में चुनाव भी हुआ है राष्ट्रपति का, तो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी हद तक संभावना है। तो इसके हम लोग अगर विस्तृत अध्ययन करेंगे तो हमारे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि फ़िलहाल में जो राष्ट्रपति बने हैं रामनाथ कोविंद, तो वो जो राष्ट्रपति हैं 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और फिर ये जो है फ़िलहाल में शपथ दिन को दिलाया गया है। और ये जगदीश सिंह खेर फिलहाल में जो मुख्य न्यायाधीश है उनके कार्यालय में। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति को, वो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। जो हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाएगा, तो इनको दिलाया गया। और फिर ये जो है रामनाथ कोविंद संबंध में एक और जानकारी है कि ये हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। पहले दलित राष्ट्रपति जो हुए थे वो KR नारायणन थे, उसके बाद ये दूसरे दलित राष्ट्रपति बने। और उत्तर प्रदेश के ये बिलोंग करते हैं रामनाथ कोविंद, तो ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले पहले राष्ट्रपति बने। तो ये इन रामनाथ कोविंद से संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसको हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे हम लोग इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि इनकी योग्यता क्या है, निर्वाचन कैसे होता है, या फिर कार्यकाल क्या है, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, महाभियोग वगैरह, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब देख लें, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कुछ पिक्चर्स हैं। तो यहाँ पे ये टोटल 13 जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पहले जो राष्ट्रपति हैं उनके बारे में दिया गया है। तो ये जैसे कि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि 11वें नंबर, जैसे एक बार पूछा था, या 12वें नंबर पे, तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी सहायक हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। जैसे कि पहले हमारे देख रहे हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे। इसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, फिर जाकिर हुसैन, इसी तरह वेंकट गिरी जो थे चौथे नंबर के थे। इसी तरह से बाकी सभी आते गए। और फिर इधर से हम लोग देखें जो हमारे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, तो ये वो थे 11वें नंबर पे। फिर प्रतिभा पाटिल थी वो 12वें नंबर। और हमारे जो अभी सेवानिवृत्त हुए हैं तो वो प्रणब मुखर्जी, वो 13वें नंबर पे थे। तो ये इस तरह से आप लोग क्रम याद रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और इसे याद भी रखना चाहिए। अब देख रहे हैं कि राष्ट्रपति की योग्यताएं, इनके एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस संदर्भ में देख रहे हैं। तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि वो जन्म से ही हो या फिर वो किसी भी तरह से भारत का नागरिक हो, चाहे वो नागरिकता ही हासिल की हो, दूसरे देश का हो लेकिन नागरिकता हासिल किया हो तो भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। और साथ ही कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो और वो किसी लाभ के पद पर नहीं हो वह, और साथ ही वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की पूरी योग्यता रखता हो। तो ये उनकी कुछ योग्यताएँ हैं। अब निर्वाचक मंडल अर्थात इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इस नज़र में थोड़ा देख लेते हैं। तो निर्वाचन इनके निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं ये केंद्र स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा और राज्य स्तर पे राज्य विधानसभा के सदस्य। लेकिन इसमें शर्त है ये कि इन दोनों जगहों पे सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही इनके चुनाव में भाग ले सकते हैं। जैसे कि अगर कुछ मनोनीत भी होते हैं तो वो इसमें भाग नहीं लेंगे। और इसके जैसे कि चुनाव की जो विधि होती है तो वो विधि 2 तरह के कार्य करते हैं। जैसे कि पहले अगर किसी राज्य के या फिर किसी राज्य के विधानसभा के सदस्यों के मत मूल्य को देखें तो इसके लिए एक सदस्य के मत मूल्य ऐसे गणना की जाएगी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, और इसको इंटू करेंगे 1/1000 से। तो इस तरह से एक जो विधायक का मत मूल्य निकलेगा, इसी तरह से प्रत्येक विधायक का मत मूल्य निकाला जाएगा। और प्रत्येक राज्य की भी ऐसे ही कंडीशन होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे राजस्थान को देख रहे हैं कि वहाँ की जनसंख्या इतनी है और फिर वहाँ पे
जो निर्वाचित सदस्य हैं वहाँ के विधानसभा में, उनकी संख्या इंटू में यहाँ पे 1,000 तो इसका इतना आ गया। ये हो गया एक विधायक का मतमूल्य यहाँ पे हो गया। उसी तरह से अगर एक सांसद का मतमूल्य देखा जाए तो सभी राज्यों के जो विधायकों के मतमूल्य आते हैं उसके बट्टे में संसद के निर्वाचित कुल सदस्य की संख्या, तो ये जब इसको भाग देंगे तो हमारा मिल जाएगा एक संसद का मतमूल्य। तो इस तरह से जो भाग देते हैं जाएंगे और फिर जो लास्ट में हमारा रिजल्ट मिलेगा तो वो राष्ट्रपति का वोट के लिए माना जाएगा। और साथ में इसमें ये भी ध्यान देना है कि जैसे कि जो इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 29 जो राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसमें 29 में से टोटल राज्य शामिल होंगे। साथ ही पुडुचेरी और दिल्ली के भी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं इसमें भाग लेते हैं। तो ये हम लोग को फैक्ट याद रखना है। अब आगे देख रहे हैं कि जो इनका कार्यकाल होता है इस संदर्भ में देख रहे हैं, तो कार्यकाल 5 वर्ष का समानता होता है। और फिर ये भी है कि कोई भी जैसे कि और कितनी बार ये चुनाव लड़ सकते हैं इसकी कोई भी सीमा निर्धारित नहीं किया गया संविधान में, चाहे वो कितनी बार भी चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही जैसे कि अगर ये अपना त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र, तो वो उपराष्ट्रपति को देंगे। और फिर इसके अलावा इनको महाभियोग के द्वारा भी हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पूर्व। तो महाभियोग जो लगाया जाएगा वो किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में या फिर लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर उन पे कोई भी मामला शुरू होता है महाभियोग से संदर्भ में, तो वो 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा किनको, राष्ट्रपति को। इसके बाद भी ये कार्रवाई की जा सकती है। तो ये कुछ रहा, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। फिलहाल में आगे देखते हैं। अगर मामला चल रहा है महाभियोग, तो ये खुद भी अपनी सुनवाई कर सकते हैं, मतलब अपने बात को स्वयं भी रख सकते हैं, इनको ये अधिकार है। ठीक, तो अगर इनकी पद पे रहते हुए मृत्यु वगैरह हो जाती है या फिर मतलब हट जाते हैं तो उनका स्थान उपराष्ट्रपति ले सकते हैं। ठीक, उपराष्ट्रपति उनके सभी कार्यों को कर सकता है। ठीक, और फिर है कि अगर जैसे कि मृत्यु के पश्चात इनका पद खाली रहता है और फिर उपराष्ट्रपति उनके कार्यों को करते हैं, तो इस दौरान क्या होगा कि 6 महीने के भीतर ये चुनाव कराया जाएगा ताकि दूसरे नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकें। और जो नए राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं उनका कार्यकाल होगा कितने वर्षों के लिए, उनका भी कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होगा। लेकिन अगर कुछ जगहों पर ये देखा जाता है कि जैसे कि अमेरिका, वहाँ पे इस तरह की स्थिति आती है, तो वहाँ पे बाकी जो समय बचा है उतने समय तक कोई राष्ट्रपति रह सकता है। लेकिन भारत में ये है कि वो अगर 6 महीना बाद चुनाव होता है तो फिर से वो 5 वर्ष तक ही उसका कार्यकाल रहेगा। तो ये इसमें कुछ ये हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है इनके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो इसमें शक्तियों में अगर कार्यपालिक शक्तियाँ देखते हैं तो कार्यपालिक शक्तियों में इनको विभिन्न तरह के दिए गए हैं नियुक्ति का अधिकार विभिन्न पदों के लिए, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद। तो ये इन सभी की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी हो गया, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक जिसे क्या कहते हैं उनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भारत के राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष, मुख्य तथा अन्य आयुक्त। तो ये सभी को नियुक्त करने का अधिकार जो है हमारे राष्ट्रपति का है। और फिर ये हम कई तरह बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इनको नियुक्त कर सकता है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। और साथ ही हटाने के अगर देखा जाए राष्ट्रपति किसको हटा सकता है, तो यहाँ पे है कि राष्ट्रपति के जो मंत्री परिषद के मंत्री रहेंगे, सदस्य रहेंगे, उनको यह हटा सकता है, राज्यों के राज्यपाल को हटा सकता है। और साथ ही जो लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको भी हटाया जा सकता है। अगर उच्च न्यायालय के रिपोर्ट भी इसको मिलती है, राष्ट्रपति को मिलती हैं, तो वो हटा सकते हैं।
लोकसभा आयोग के अध्यक्ष को भी। और इसी तरह से अगर उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है या अन्य न्यायाधीश हैं तो उनको भी हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, लेकिन संसद के रिपोर्ट के बाद इनको हटाया जा सकता है। तो ये इनकी कार्यपालिक शक्तियाँ हो गई। और ये कार्यपालिक शक्तियों का पालन जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह से करता है, जो प्रधानमंत्री, जिसका प्रधानमंत्री होता है। इस तरह का जो प्रधान दिया गया है 42वें संविधान संशोधन में बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया है। तो ये उसके मतलब मंत्रिपरिषद के सलाह पे इन सभी की नियुक्ति करेगा और फिर हटा सकता है। अब हम लोग देख रहे हैं विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये है कि जो राष्ट्रपति हैं उसको संसद के अभिन्न अंग के रूप में माना गया है। किस अनुच्छेद के तहत? 79 अनुच्छेद के तहत इसको संसद का अभिन्न अंग माना गया। जैसे कि एक हो गया संसद के सदस्य जो अभिन्न अंग है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, तो ये अभिन्न अंग के अंतर्गत आता है। और साथ ही जो संसद है राष्ट्रपति का ये मतलब कि अधिकार है कि वो संसद को या तो बुला सकता है या फिर उसकी समाप्ति अर्थात आहूत या फिर सत्रावसान करने की शक्ति भी राष्ट्रपति को है। और फिर जो लोकसभा को विघटन करने का भी इसे अधिकार है आर्टिकल 85 के अंतर्गत। और इस तरह से अगर संयुक्त अधिवेशन के मतलब कि क्वेश्चन देता है, अगर एग्जाम पूछता है कि संयुक्त अध्ययन बुलाने का जो अधिकार है किसके पास है, तो ये भी राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 1 से 8 में दिया गया है। अब है कि जैसे कि दूसरा देख रहे हैं विधायी शक्ति के अंतर्गत, तो जैसे कि संसद के पहले सत्र या फिर जो भी पहले सत्र होता है किसी वर्ष का, या बजट सत्र कहेंगे, या अगर कोई भी नया संसद गठित होता है, लोकसभा गठन होता है, तो वो सभी प्रथम सत्र को संबोधन करने का या अभिभाषण देने का अधिकार किसको है? ये भी राष्ट्रपति को है। तो इसका प्रावधान जो किए गए अभिभाषण का, तो वो 87 में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक, और वो किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है, ये भी राष्ट्रपति को अधिकार है। और साथ ही ये है कि वो राष्ट्रपति जो है विधायक शक्ति के अंतर्गत ये भी है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और ये प्रावधान आर्टिकल 80 में दिया गया है। ठीक, और फिर इस तरह से जैसे कि क्षेत्र अगर देखा जाए तो कौन कौन क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं जहाँ से राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो ये विज्ञान हो गया, साहित्य, कला कौशल, खेल जगत, समाज सेवा, ये सभी इसके अंतर्गत शामिल हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और फिर साथ ही लोकसभा में 2 आंगल समुदाय जैसे कि टोटल 552 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 2 आंगल समुदाय को ये मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इस तरह से तो और इसका जो मतलब कि आंग्ल जो भारतीय है, तो उसका अर्थ आप लोग जान जाइए। तो उसका अर्थ ये है कि मतलब कि जो नॉन इंडियन है, मतलब कि जो इंडियन नहीं है। ठीक, तो उस संदर्भ में इसमें बात दिया गया है। और इसका प्रावधान ये भी पूछ लेता है कि किस में है, वो 331 में है। ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसको आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं इसके विधायक शक्ति के अंतर्गत भी और भी प्रावधान दिया गया है। तो इसमें है कि जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जैसे कोई भी अगर विधेयक पारित होता है तो वो राष्ट्रपति अगर सिग्नेचर करेगा तभी वो एक मतलब कि विधेयक का एक अधिनियम का रूप ले सकता है। ठीक, इससे पहले अगर नहीं सिग्नेचर करता है तो वो विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता है। और इस संदर्भ में भी राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो उन शक्तियों के अंतर्गत ये है कि अगर उसके पास कोई विधेयक जाता है उसकी स्वीकृति के लिए, तो वो या तो इसे स्वीकृत कर सकता है या फिर स्वीकृत नहीं कर सकता या फिर मना कर सकता है। ये दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि वो या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है सदनों को। ठीक, और फिर तीसरी कंडीशन यह है
कि अगर धन विधेयक है तो वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक जो है इस संदर्भ में यह बात हम लोग देख लें क्यों नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक ऐसा होता है जो राष्ट्रपति की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही उसको लाया जाता है, उसको पास किया जाता है। तो इसलिए इसके लिए पुनर्विचार नहीं दे सकता। ठीक, और इस तरह से हम लोग आगे देखते हैं कि पूरा जैसे कि अगर कोई सुधार अगर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दिया और फिर है कि कोई संसद है, लोकसभा या राज्यसभा, उसमें संशोधन किए या फिर नहीं किए, फिर राष्ट्रपति के पास अगर भेज देते हैं तो इस कंडीशन में ये होगा कि राष्ट्रपति इसको इनकार नहीं कर सकता और उसको पारित ही करना पड़ेगा, उसको स्वीकृति ही देनी पड़ेगी। ठीक, तो ये रहा राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। और साथ ही यहाँ पे विधायक शक्तियों के अंतर्गत ये भी है अध्यादेशीय शक्तियाँ। तो आर्टिकल 123 में यह अध्यादेशीय शक्तियाँ हैं। ठीक, तो इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि जैसे कि अगर कोई भी दोनों में से, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा है, उन दोनों में से कोई भी सत्र अगर सदन में नहीं रहता है तो वो किसी संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक, ये जैसे कि जो अध्यादेशीय शक्तियां हैं वो किस स्थिति में लागू नहीं होगी, अगर कोई संविधान संशोधन करना हो तो अर्थात 368 आर्टिकल को प्रयोग किया जाता है, तब अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है राष्ट्रपति। बाकी कंडीशन में यह अध्यादेश जारी कर सकता है। और जो अध्यादेश जो है यह कितने समय तक रहता है, ये 6 महीने 6 सप्ताह तक रहता है। अर्थात जब कोई भी सदन सत्र में, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 6 महीने जो भी है, दोनों सदनों का सत्र है 6 महीने में 2 बार या मैक्सिमम 3 बार बुलाया ही जाएगा सत्र का। जैसे कि हम लोग जानते हैं बजट सत्र होता है, मानसून होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो इस तरह के जो सत्र हैं तो ये कम से कम साल में 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार बुलाया जाता है। तो इस स्थिति में 6 महीने को टारगेट रखा गया है कि 6 महीने में इसको 6 महीने तक ये जारी रहेगा। उसके बाद अगर दोनों सदन इसको पारित कर देती है, अगर मतलब कि बैठक दोनों सदनों की होती है 6 महीने के बाद और फिर पारित किया जाता है, तो पारित करने के बीच में 6 सप्ताह तक उसको समय दिया जाएगा। और उस संदर्भ में अगर पारित हो जाता है, उस समय में वो पारित हो जाता है, तभी वह अधिनियम बन सकता है या फिर कानून बन सकता है, नहीं तो वहीं पे वो समाप्त हो जाता है। तो ये इसकी कंडीशन है कि अगर ये एग्ज़ाम देता है कि अध्यादेश की जो समयावधि रहती है उसके अंतर्गत, तो वो कितने समय तक रहेगी, तो वो रहेगा 6 माह 6 सप्ताह, दोनों आपको कहना पड़ेगा 6 माह से 6 सप्ताह। 6 माह इसलिए क्योंकि उसके बैठक के लिए 6 माह समय चाहिए, और फिर उस दौरान 6 सप्ताह इसलिए कि कार्रवाई करने के लिए, दोनों सदनों में पारित करने के लिए। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा जो अध्यादेश के संदर्भ में ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिला है। तो इसके अंतर्गत है आर्टिकल 72 में क्षमा की शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत विभिन्न तरह के शक्तियाँ हैं, जैसे कि क्षमा करने का, या फिर लघुकरण हो गया, परिहार हो गया, विराम प्रविलंब हो गया, ये सभी इसके अंतर्गत आता है। अब ये देखें क्षमा किस तरह का, क्षमा दान अगर करता है राष्ट्रपति, तो इस संदर्भ में होता है कि टोटल किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु का उसको दिया गया है, अगर सज़ा दिया गया है, या फिर फांसी का सज़ा दिया गया है, ठीक, या फिर उसके आजीवन कारावास का सज़ा दिया गया है, तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो पूर्णतः माफ़ कर सकता है। ठीक, इसे समाधान कहेंगे। लघुकरण क्या कहेंगे, लघुकरण उसे कहेंगे अगर उसको कठोर सज़ा दी गई है, ठीक, अगर उसको फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको आजीवन कारावास में बदल देने की स्थिति को लघुकरण कहेंगे। इसी तरह परिहार की स्थिति किसे कहेंगे, तो परिहार की स्थिति में वो होगा कि जैसे कि अवधि को घटा देना, अर्थात कि अगर आजीवन कारावास दिया गया है तो उसकी अवधि को घटा के मानते हैं कि 20 साल कर दिया गया, लेकिन उसके प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि अगर सश्रम कारावास की सज़ा दी गई है तो उसको उसी अनुसार कार्य, मतलब कि उस अनुसार व्यतीत करना पड़ेगा आजीवन।
मतलब कि जितने समय तक राष्ट्रपति घटा देंगे, ठीक। और विराम की स्थिति, विराम के अंतर्गत जो क्षमा याचना राष्ट्रपति देते हैं तो वो विशेष स्थिति में देते हैं। जैसे कि अगर महिला कैदी है, गर्भवती है, या फिर कोई पागल हो जाते हैं, या फिर किसी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, तो उस समय के लिए जब तक वो ठीक नहीं होते हैं या फिर महिला का डिलीवरी नहीं होता है, तब तक के लिए वो किसी तरह का मतलब कि उस पर जो दंड दिया गया है उसको माफ़ किया जाता है, ठीक। और प्रविलंब में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जैसे है विशेषकर मृत्यु दंड के लिए दिया जाता है, तो ये मृत्यु दंड के मामले को कम किया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियाँ हो गई, 72 में दिया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग देख रहे हैं सैन्य शक्तियाँ। तो सैन्य शक्तियों में क्या है कि वो, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, और फिर तीनों सेना अध्यक्षों की नियुक्ति भी स्वयं ही करता है, इसको अधिकार है, ठीक। और फिर जैसे कि शांति की स्थिति घोषणा या फिर युद्ध की स्थिति की घोषणा, ये सभी का अधिकार जो है राष्ट्रपति को है, ठीक। और फिर ये, लेकिन उसके लिए अधिकार संसद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे कि ये सभी की शक्तियां हैं, लेकिन जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही किया जाता है, तो ये हैं ही। और है कि राजनयिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर्स, तो इसके अंतर्गत क्या है, जैसे विदेशों में जो राजदूत वगैरह होते हैं तो उनको नियुक्त करना, विभिन्न तरह के जो विदेश में समझौते हो रहे हैं उस पर सिग्नेचर करना, ठीक। ये सभी जो आते हैं ये राजनयिक या डिप्लोमेट पावर के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और परामर्शीय शक्ति क्या है, तो परामर्शीय शक्तियों का प्रावधान अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया है, और इसमें यह दिया गया है कि जो उच्च न्यायालय है उसे राष्ट्रपति सलाह मांग सकते हैं किसी भी मामले में। लेकिन ये है कि अगर सलाह देता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सलाह देते हैं, तो उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। तो इसमें ये बात कही गई है, ये आपको याद रखना है कि परामर्शीय शक्ति किसके अंतर्गत है, तो ये आर्टिकल 143 के अंतर्गत है। अब हम लोग देख रहे हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकालीन शक्तियों इस 3 तरह का है, जैसे कि 352, 356 और 360। तो ये इनमें विभिन्न तरह की, जैसे कि 352 है तो ये राष्ट्रीय आपात के बारे में बताता है। जैसे कि कोई भी अगर युद्ध या बाहरी आक्रमण होते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है कि युद्ध की आपात की घोषणा कर सकता है राष्ट्रीय स्तर पे पूरे भारत में, ठीक। और फिर 356 देखा जाए तो इसमें राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और 360 के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। तो ये इसकी आपातकालीन शक्तियाँ हो गई राष्ट्रपति की। अब हम लोग देख रहे हैं वीटो पावर। तो वीटो पावर है राष्ट्रपति की शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। तो ये वीटो पावर 3 तरह के होता है, पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो या फिर पॉकेट वीटो। तो इसमें है कि पूर्ण वीटो वो होता है जिसमें कि क्या करेगा, राष्ट्रपति किसी भी बिल को या तो स्वीकृत करेगा या अस्वीकृत करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर उसे कैंसिल कर देगा। तो ये आ गया पूर्ण वीटो के अंतर्गत, वीटो पावर हो गया। लेकिन जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 368 अगर आर्टिकल है तो उसको स्वीकृत नहीं, मतलब उसको इनकार नहीं कर सकता है, उसे मंजूरी ही प्रदान करनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। इसी तरह निलंबनकारी वीटो है। तो इसमें यह है कि इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या करेगा कि अगर उस पर अगर उसको अच्छा नहीं लगता है, उस पर कुछ संदेह लगता है, तो वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है किसी संसद को, ठीक। और फिर उस पर कोई भी अगर विकल्प अगर नहीं मिलता है तो जैसे कि अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक। तो ये हो गया निलंबनकारी वीटो।
इसी तरह पॉकेट वीटो का क्या होगा, पॉकेट वीटो उस स्थिति में होगा कि वो राष्ट्रपति किसी भी, जैसे कि विधेयक उसके पास गया, उसे पारित करना है, तो वो क्या करेगा, इसमें ना स्वीकृति देगा ना अस्वीकृति देगा। ठीक, लंबे समय तक इसको ऐसे ही टालते रहेगा, मतलब कुछ उस पर ना हाँ या ना कहे बिना उसको रखे रहेगा, तो इस स्थिति को कहेंगे पॉकेट वीटो। ठीक, तो इसको अगर लंबे समय तक रहता है, इस स्थिति में समझ जाया जाता है कि यह पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, और ये जैसे कि फिलहाल में अगर देखा जाए कि कब इसका प्रयोग किया गया है, तो 1956 में भारतीय डाक बिल के द्वारा राष्ट्रपति ने इसका प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का जो डाक बिल है उसके लिए। ठीक, अब हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो हम लोग जैसे पहले भी देखे कि राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग का जो प्रावधान दिया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है। ठीक, और फिर ये है कि जो महाभियोग अगर किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि किसी भी सदन में पूरे सदस्यों के 1/4 सदस्यों द्वारा समर्थन मिलना चाहिए, तभी यह महाभियोग का कार्रवाई आगे चलाया जाएगा। और फिर चलाने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ेगा। साथ ही यह विभिन्न सदनों से 2/3 से अधिक बहुमत से पारित करना पड़ेगा। जैसे कि अगर लोकसभा में इसे पेश किया जाता है जो महाभियोग के प्रस्ताव को, तो वहाँ तो पहले 1/4 भाग सदस्यों को सहमति इसमें हो कि हाँ महाभियोग लगाया जाना चाहिए। इसके बाद वहाँ में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए कि विशेष बहुमत अर्थात 2/3 से अधिक बहुमत से पारित होना चाहिए। इसी तरह अगर राज्यसभा में हो जाए तो भी वहाँ पे इसी वोट में अर्थात 2/3 बहुमत से पारित हो, तभी इसको पारित माना जाएगा, महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक, तो ये रहा हम लोग का जो महाभियोग के संदर्भ में राष्ट्रपति के जो हटाया जाता है। और इसको ये देखना जरूरी है कि इसका जो प्रावधान किया गया है वो 61 में आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और जो इस छोटे छोटे टर्म्स है कि कितने सदस्य जो समर्थक होने चाहिए, इसके महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए कितने समर्थक होने चाहिए, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। कितने दिन पूर्व नोटिस जाना चाहिए ये भी, और कितने बहुमत अगर हो तो इसको महाभियोग को पारित मतलब दूसरे सदन द्वारा पारित माना जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो हम लोग आज देखें राष्ट्रपति संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और फिलहाल में राष्ट्रपति का चुनाव भी हुआ है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक आने की संभावना है। तो विभिन्न पहलुओं पे हम लोग देख लिए। आशा है कि आप लोग को ये पसंद आया होगा। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको लाभ मिले इसका। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।